आदाब दोस्तों। आज हम लोग नज़र डालेंगे कुरान शरीफ की 1-2 आयतों पर और उसका जायज़ा लेंगे कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। ये आप फ़ैसला करेंगे, आप मुझे मदद करेंगे कि ये बताने में, ये दिखाने में, ये समझाने में कि मैं कहाँ तक गलत हूँ या सही हूँ, ठीक है? तो आइए देखते हैं। सूरा राद, थंडर, 13 नंबर चैप्टर, कुरान शरीफ की 13 नंबर चैप्टर अर्राद, उसकी सूरत ज़्यादा दूर नहीं जाना है। 2 नंबर आयत देखते हैं, ठीक है? अलिफ लाम मीम रा, जो साइन कुछ लिखा है यहाँ पे, व्हाट विल डू यू, वो देखते नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सूरा रात की, यानी 13 नंबर सूरा की 2 नंबर आयत। अल्लाह इज़ ही हु रेज्ड द हेवेंस विदाउट पिलर्स। यहाँ पे लिख रहा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह वो है जो आसमान को विदाउट पिलर्स खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आसमान कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे पिलर की ज़रूरत होती, और पिलर की ज़रूरत तो थी लेकिन अल्लाह ने अपनी करामत से विदाउट पिलर्स ही खड़ा कर दिया। तो आसमान कोई ऐसी चीज़ है क्या जिसे पिलर की ज़रूरत होती, या ज़रूरत होती है, या होनी चाहिए थी पिलर, और अगर न पिलर ना हो तो गिर जाए, लेकिन विदाउट पिलर बहुत ही मौजज़ाती तौर पर आसमान खड़ा है। आसमान बोल के कुछ भी चीज़ होती नहीं है, हमारी नज़र की हद होती है, और जहाँ पर ये आसमान हमारी नज़र ख़त्म होती है वो खाली स्पेस है, मतलब एक स्पेस है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, और हमारी नज़र ख़त्म होती है, नज़र की हद होती है, वो आसमान कहलाता है। ठीक है, यहाँ बादलों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर लोग क्या करेंगे कि इसको जस्टिफाई करने के लिए बोल देंगे हेवेंस का मतलब है बादल, तो बादल नहीं लिखा है। ठीक है, हेवेंस है, आसमान है। आसमान को विदाउट पिलर्स खड़ा किया गया है, यानी आसमान को ऐसी चीज़ है जिसे पिलर की ज़रूरत होनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ताला विदाउट पिलर्स खड़ा कर दिया। चलिए ठीक है, देखते हैं दूसरा। आप पे छोड़ता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। ये तीसरा नंबर, एंड इट इज़ ही हु स्प्रेड द अर्थ। आसमान, और ये वही है जिसने ज़मीन को फैला दिया, यानी कि फ्लैट अर्थ की बात हो रही है। ठीक है, ये भी साफ लिखा है, लेकिन मानेंगे नहीं, ये कहेंगे नहीं दुनिया बना दी है, और जस्ट बिकॉज ये हम इंसानों को ये फैला हुआ लगता है, इस वजह से यहाँ पे अल्लाह ताला वैसे ही फरमाता है जैसा इंसान को दिखता है, यानी हु स्प्रेड द अर्थ एंड प्लेस्ड इन इट माउंटेन। देखिए बोंगिया, देखिए बोंगिया, जिसने भी लिखा है कितने गंदे और भद्दा किस्म का बोंगिया लिखा है। हमने ज़मीन को फैला दिया, मैंने फ्लैट अर्थ का बात आ गया। एंड प्लेस्ड इन इट, और उस पे हमने माउंटेन्स और रिवर बना दिए, प्लेस कर दिए, लगा दिए, माउंटेन्स लगा दिए, रिवर्स लगा दिए। मतलब ऊपर से आसमान, पहले ज़मीन बनाई, ऊपर से उन्होंने प्लांट जैसे हम लोग लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, प्लेस करते हैं, हमने माउंटेन एंड रिवर्स प्लेस कर दिए। चलिए ये भी ठीक है, मान लेते कि ये भी सही है। जो मेरा सबसे बड़ा, जो क्या कहते हैं, आर्गुमेंट है, या मेरा जो क्रिटिक है, वो ये है कि ही प्लेस्ड इन ए टू काइंड्स ऑफ एवरी फ्रूट। हर फल के दो किस्म बनाए। काइंड का मतलब किस्म होता है। हर फल के दो किस्म, मुझे कोई बता सकता है क्या? हर फल का कोई दो किस्म होता है क्या? हर फल पेयर में आता है, या दो किस्म का होता है? दो, हर फल का दो स्पेसीज होता है क्या? किसी भी फल का दो स्पेसीज नहीं होता है, बहुत सारा हो सकता है। किसी किसी फ्रूट्स का एक भी स्पेसीज नहीं है, किसी का दो भी हो सकता है, किसी का 2000 भी स्पेसीज हो सकता है फल का। तो फल कभी इस दो काइंड्स में नहीं आता, कोई भी फल मेरे ख्याल से दो पेयर में, या दो किस्म में, या दो स्पेसीज में नहीं आता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं एक और आयत, जो गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग इन पेयर, हर चीज़ को, सूरह दारियात 51 का 49, सूरह 51 का 49। आइए देखते हैं 49, 49 कहाँ, ये वाला। वी क्रिएटेड ऑल थिंग्स इन पेयर्स सो दैट यू मे रिफ्लेक्ट एंड पॉन्डर। ये बताइए मुझे कि क्या वी क्रिएटेड ऑल थिंग्स इन पेयर्स का मतलब ये है कि सूरा तूर का, यानी माउंट 52 नंबर सूरा का ये 49 नंबर आयत है, इसमें यहाँ कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि हमने, यानी वी, हम लोगों ने
क्रिएटेड ऑल थिंग्स इन पेयर्स, हर चीज़ को जोड़े में बनाया, सो दैट दे में यू में इस ताकि तुम सोचो और गौर फिक्र करो। तो हर चीज़ को जोड़े में बनाया। क्या हर चीज़ जोड़े में होती है इस कायनात की? मुझे ये बताइए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, मैं बता रहा हूँ क्या क्या। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, असेक्सुअल एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोजेस, फर्न, एल्गी। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, विप्टे लिजर्ड, हाइड्रा। इंसानों में भी बहुत सारे सिर्फ मर्द और औरत नहीं होती हैं, शी मेल्स होती हैं, थर्ड जेंडर होते हैं, डेमीबॉय, एजेंडर, नॉन बाइनरी, बाई जेंडर, हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये सब चीज़ें क्या, थर्ड जेंडर, फीमेल है जेंडर, वो आप सर्च कर सकते हैं नेट में, इंटरनेट सबके पास है। आप, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी ये सब चीज़ें क्या, हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, बाई जेंडर, नॉन बाइनरी, थर्ड थर्ड जेंडर, फीमेल्स का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो बहुत सारे हज़ारों यूनिसेल्युलर प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब है सिर्फ एक खुलिया वाला, एक सेल वाला। अब एक सेल का क्या जेंडर हो सकता है, एक सेल का क्या पेयरिंग होता है, हो सकता है, कभी हो सकता है कि एक सेल पेयर में हो, उसका फीमेल हो या मेल हो। चलिए मान लेते हैं, ये सब तो बायोलॉजी की बातें हैं। अब आते हैं एस्ट्रोनॉमी में, जैसे बहुत सन है, 9 प्लैनेट्स हैं, मून है। इन सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों को क्या, इन सब चीज़ों का कोई पेयर है क्या, जोड़े होते हैं क्या? 9 प्लैनेट्स है, उसका क्या जोड़ा है? सन का कोई जोड़ा नहीं है, सन अकेला है। सन का मून नहीं कह सकते, सन स्टार है और मून है सब प्लैनेट है। सब प्लैनेट मतलब ये प्लैनेट का प्लैनेट है, प्लैनेट का सैटेलाइट है। ठीक है। ओशंस 5 हैं, रिवर्स हज़ारों हैं, माउंटेन्स होते हैं, ओशंस होते हैं, वैलीज़ होते हैं, प्लेटू होते हैं। इन सब का पेयर कहाँ पर है? क्या चीज़ होती है इन सब का पेयर? प्लैनेट 9 है, ओशन 5 है, रिवर्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन्स का, पहाड़ों का क्या पेयर है? समुद्रों का क्या पेयर है? वैलीज़ का क्या पेयर है? प्लेटू का क्या पेयर है? हो सकता है क्या प्लेटू का पेयर या माउंटेन का पेयर, रिवर का पेयर? आप कहेंगे माउंटेन एंड रिवर ये दो चीज़ हो गई, प्लेटू एंड वैली ये होगी। ऐसे थोड़ी होता है, ये सब अलग अलग चीज़ें ही अलग अलग है, इनके पेयर्स नहीं हो सकते। मून जो अर्थ का एक प्लैनेट है, अर्थ का एक क्या कहते हैं सैटेलाइट है, सब प्लैनेट बोल सकते हैं, उसका क्या पेयर है? ठीक है। तो ये बकवास बातें हैं कि हर चीज़ को हमने जोड़े में पैदा किया, बिल्कुल कोई भी चीज़ का जोड़ा नहीं होता है। ये कहने वाला, लिखने वाला जो भी होगा कदीम ज़माने में, उसे लगा कि हर चीज़ का जेंडर होता है। जैसे हर जानवर का एक जेंडर होता है, मेल फीमेल होता है, बहुत सारी चीज़, बहुत सारे जानवर का मेल फीमेल होता है, इंसान का भी होता है। और वो वही जो जिसने भी लिखने की कोशिश किया है, वो आसमान देखा होगा तो वो वहाँ 2 चीज़ नज़र आएगा, सूरज और चाँद। तो उसे लगा होगा कि आसमान में भी 2 चीज़ें हैं और धरती पर हम सब मेल फीमेल हैं। तो उसने अपनी जो बोंगिया मारने के लिए उसने लिख दिया, गॉड क्रिएटेड, वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग इन पेयर। तो ये साफ झलक रहा है, साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये किसी की बोंगिया है, जिसने बहुत स्मार्टली कोशिश की है ये ज़ाहिर करने के लिए कि भाई ये एक गॉड की किताब है, लेकिन बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है। और इसे जो भी चालाकी करने की कोशिश की है जिसने भी, उसे ये सब करने की नहीं, साइंस में उंगली करनी नहीं चाहिए थी। वो करके फंस गया कि उसे पता नहीं था कि 1400 साल बाद लोग, इंटरनेट आ जाएगा, लोग साइंस पढ़ लेंगे और ये दरियाफ्त कर लेंगे कि क्या है, नहीं है, कहाँ पे क्या होता है। तो एक कुरान शरीफ का एक और भी हमारे 86 नंबर सूरा, यानी सूरा 86 के 5 6 7 नंबर, ही वॉज क्रिएटेड फ्रॉम गशिंग लिक्विड। ठीक है, इशूइंग फ्रॉम बिटवीन द बैकबोन एंड द ब्रेड स्टोन, ब्रेस्ट बोन्स। ये कह रहा है कि उस लिक्विड से बनाए जो बैकबोन और ब्रेस्ट के, यानी पसली पसली और बैकबोन के बीच में से जो लिक्विड निकलता है उससे पैदा किया, यानी सीमेन की बात कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली बहुत सारे लोगों ने सीमेन ही लिखा है। देखिए 5 6 7, now let man but think from what he is created. He is created from a drop emitted proceeding from between the backbone and the ribs. पसली और बैकबोन के, पसली और बैकबोन किसे कहते हैं? देखिए, ये हो गया रिब्स। ठीक है, इसे रिब्स कहते हैं। और ये हो गया बैकबोन, जो सर के ऊपर से गर्दन से शुरू होता है, बल्कि मतलब नाक के पीछे से, नाक जिस पोजीशन पे उसके जस्ट पीछे से, वहाँ से शुरू होता है और सीधा नीचे तक जाता है, क्या कहते हैं वो, टेल बोन तक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बैकबोन और ये रिब्स।
इसके बीच में जो पोज़ीशन है वहाँ से ये निकलता है, सीमेन निकलता है, ऐसा कुरान में लिखा है, ठीक है? ऐसा कुरान में लिखा है कि देख लीजिए आप, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इश्यूइंग फ्रॉम बैकबोन एंड द ब्रेस्ट बोन, वो यहाँ रिब्स लिख रहा है, वहाँ ब्रेस्ट बोन्स बोल रहा है, ठीक है? व्हाटएवर इट इज़, दोनों बात एक ही है, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं। तो क्या सीमेन जो चीज़ है, वो क्या सीमेन अ, ऐसा बनता है क्या? और जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी तफ़सीर करने वाले उन्होंने इसको सीमेन ही बताया है। जितने भी ट्रांसलेटर वगैरह हैं, ये ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे सीमेन की बात नहीं हो रही है, ठीक है? जिससे इंसान मर्दों का जो रिप्रोडक्टिव लिक्विड है, तो उससे उसी की बात हो रही है, ठीक है? अब देखते हैं कि ये मैंने आपको दिखा दिया पोज़ीशंस, अब एक्चुअल में चलते हैं, ये देखने के लिए एक्चुअली सीमेन बनता कहाँ पर? Semen is produced prepared in combination of places. So sperm are produced in the testis. Testis क्या होता है? जो जिस्म के अंदर नहीं रहता है, जिस्म के थोड़ा सा बाहर एक ऑर्गन है। आप देख रहे होंगे फोटो, क्या है मतलब, आप देख लीजिए। लिक्विड फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट ग्लैंड एंड, तो समझ में आ गया कि ये टेस्टिस में बनता है, ठीक है? टेस्टिस कहाँ होता है? जिस्म के बाहर झूलता रहता है, तो वो किसी पसली के अंदर, पेट के अंदर, अंदर या जिस्म के अंदर में किसी पार्ट में नहीं होता है, बल्कि ये जस्ट लाइक पीनस, ये आउटसाइड ऑफ द मतलब बॉडी, आउटसाइड आउटसाइड बॉडी रहता है, ठीक है? तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ बनता है ये मैंने आपको दिखा दिया। वेयर इज़ सीमेन प्रोड्यूस्ड, वेयर इज सीमेन प्रोड्यूस्ड, ठीक है? तो वो यही चीज़ बता रहा है, टेस्टिकल्स में बनता है, टेस्टिकल समझ में आ गया, लेकिन कुरान शरीफ में कुछ और लिखा हुआ है कि रिब्स के और बैकबोन के अंदर में होता है, जो सरासर गलत है। और मैं क्या दिखाऊँ? और मैं क्या दिखाऊँ? और कोई देखना है का आपको कि क्या गलतियाँ हैं? बेशुमार गलतियाँ, साइंटिफिक तो बेशुमार है, बेशुमार। मोरल, बोंगियाँ, बकवास, गलत बातें, ये सब आपको भर-भर के मिलेगा अगर आप ज़रा-सा इस पे डाउट करके पढ़ना शुरू करें तो। इसको डेफ़िनेटली अगर मैं इसको बिलीव करके पढ़ूँगा तो मुझे भी कुछ नज़र नहीं आएगा, हर चीज़ को जस्टिफ़ाई कर दूँगा, ज़बरदस्ती जस्टिफ़ाई कर दूँगा कि भाई नहीं ऐसा नहीं, वैसा, वैसा नहीं वैसा है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ईमानदारी से फ़ैसला करना और आँख खोल कर के किसी चीज़ की गलतियाँ देखना, वरना मिसलीड हो जाएँगे। अगर आँख नहीं खोलेंगे और अंधे बने रहेंगे, विश्वास में, फ़ेथ में, अक़ीदा में अंधे बने रहेंगे, तो हम तो मिसलीड हो जाएँगे ना, गलत काम करना शुरू कर देंगे। ये कौन-सा ऐसा खुदा है जो बोलता है कि भाई आँख बंद करके मुझ पे, मेरी बातों पर बिलीव करो, मेरी किताबों पर बिलीव करो, भले ही उसमें कुछ गलतियाँ हो, नहीं हो, जैसा भी हो, जो भी लिखे, कुछ भी लिख दूँ मैं और तुम आँख बंद करके, ये कौन-सा खुदा चाहेगा भाई? ये कोई खुदा ऐसा चाह सकता है क्या? बताइए, कि आँख बंद करके बिलीव करो। आँख बंद करके बिलीव करेंगे, इसमें कुछ और गलत बात अगर लिख दी जाए, तो फिर मैं तो अंधविश्वास बन के रहूँगा, तो मैं तो गलत ही फ़ॉलो करता रहूँगा। कुछ इसमें बोल दिया कि चोरी करो, तो मैं चोरी करने लगूँगा। अगर उसमें लिख दिया जाए अगर गलती, रेप करो, तो रेप करता ही रहूँगा मैं। क्योंकि मैंने तो आँखें बंद कर ली है, इस पे तो अंधविश्वास कर लिया है मैंने, इसे तो आँख बंद करके मैं फ़ॉलो करता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है कि आँख बंद करके आँख बंद करके जिस वक़्त आप विश्वास करना किसी भी चीज़ पे हो, या मेरी बातों पर, या दुनिया के किसी इंस्टेंट पे, किसी पे भी आपको आँख बंद करके विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ज़रूरत नहीं है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अंधविश्वास में या आँख बंद करके ब्लाइंड फ़ेथ में, या आप ईमान अंधे की तरह ईमान वाले बन कर के, नहीं मुझे ईमान है, मेरा अक़ीदा है, मेरा ये है, मेरा ये सब बातों से किसी भी कंडीशन में, किसी भी दौर में, किसी भी वक़्त और किसी भी हाल में ये आपको फ़ायदा देने वाली चीज़ नहीं है। ना कभी हुई है, ना कभी होगी, कभी भी नहीं हो सकता है। जो चीज़ अगर आँख बंद करके फ़ायदा देगा कि भाई इसको अंधविश्वास करके अगर कोई चीज़ फ़ायदा देती भी है, तो डेफ़िनेटली उससे ज़्यादा वो चीज़ फ़ायदा देगी जब उसको आप आँख खोल करके टेस्ट करके यूज़ करेंगे तो। क्या कोई ऐसा दवा है दुनिया में कि भाई आप उसको, उसकी पैकेट प्राइस और उस दवा की आप कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी कंपोज़िशंस वग़ैरह है उसको आप ना देखें, आप ऐसे आँख बंद करके निगल लें, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप उसका कंटेंट देख लेंगे, ये कंपोज़िशन देख लेंगे, या उसके बारे में देख लेंगे प्राइस और किस जगह बना है, किस चीज़ से बना हुआ है, तो उसका फ़ायदा कम हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो दुनिया की कोई भी चीज़ अगर वो आ आँख बंद करके फ़ायदा देती है, तो आँख खोल के उससे ज़्यादा ही फ़ायदा देगी, कम नहीं देगी।
और अगर कोई कहता है कि इसे आग बन करके खा लो, कोई अगर कोई मुझे दवा ला के देता कि नहीं भाई इसका इसकी कॉम्पोजिशन देखने की ज़रूरत नहीं है, ये किस चीज़ का है और क्यों खानी है, कि किस जगह बना है, क्या काम का है और क्या चीज़ से बना, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई झोल है और यहाँ पे मैं फँसने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको बिना देखे, बिना सोचे-समझे अगर मैंने निगल लिया तो। अब आप खुद समझदार हैं, इस बात को समझ जाएँगे कि बिना सोचे-समझे निगलना है या आँख खोल करके एक बार डाउट करके किसी चीज़ को जज करना है, उसे टेस्ट करना है, उसके बाद आग में गिरना है, ठीक है? वरना फ़ज़ूल में इंसान आग में गिर जाएगा और अपनी ज़िंदगी, अपना वक़्त और अपनी सब कुछ दाँव पे लगाएगा, ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरे ख़्याल से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, बाय-बाय।